क्लास 12th। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मार्च भी ख़त्म होने वाला है, इसमें होली भी है, तो होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अच्छे अच्छे से स्टडी करो। कोई भी चैप्टर है, बिजनेस का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस कवर किए हुए हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो वो सब पे आप वहाँ मुझे बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम एक दो लाइव क्लासेस भी कर लेंगे। अभी बच्चों यही टाइम है जब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करने हैं। आपको याद होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो एक महीने पहले तक मैं ये बोल रही थी कि अभी हम कुछ टाइम बाद प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये टाइम है, हम 5-7 प्रीवियस पेपर्स भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में होते हैं, पैटर्न किस तरीके का आता है, वो सब बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप पेपर स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पेपर है 2018 का, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का। आज हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो, ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये आपको पता होगा कि बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस दिए गए, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया है, वो सारी चीज़ें नीचे भी दी गई है, ठीक है। आप देखो, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और साथ में आपसे बोला जा रहा है कि 80 मार्क्स का जो पेपर है वो कितने का है, 80 मार्क्स का है। नीचे बता रहे हैं आपको कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मतलब वहां से मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जब हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आपको कि डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण को परिभाषित करो। मैं ये सारे क्वेश्चंस की थ्योरी आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे समझाती हुई चलती हूँ, है ना। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। इसमें दो है, एक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आपको दोनों ही काफी अच्छे से करना है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता था कि हम क्या करते थे कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना। जो हमारे पास में पावर होती है हम उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लोग अपनी अपनी सीमा तक काम कर सकते हैं। जैसे लोअर लेवल वालों को भी कुछ पावर्स दी जाएंगी, कुछ मिडिल वालों को भी पावर्स दी जाएंगी, और कुछ हायर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास भी पावर्स होंगी। बट इसी का जस्ट ऑपोजिट अगर सेंट्रलाइजेशन पूछा जाएगा तो क्या करोगे आप लोग? सेंट्रलाइजेशन में क्या होता था कि सेंट्रलाइजेशन में जो सारी पावर होती थी वो किसके हाथ में होती थी? जो कंपनी के सीईओ होते थे, जो कंपनी के मैनेजर्स होते थे, मतलब जो हाई अथॉरिटीज होती थी, उनके पास ही सिर्फ पावर्स होती थी। बट डिसेंट्रलाइजेशन में पावर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ओके, तो ये अगर आप यहाँ पे इतना ही लिख देते हो तो आपको 1 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है ना, ये इस बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लानिंग वाला चैप्टर है उसमें से आपका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस और मेथड्स हटा दिए गए हैं, तो आप ये इस बार के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये नहीं समझा रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जो भी ठीक लग रहा है आप वो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सौरभ एक चॉकलेट उत्पादन का व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय लेता है। ही सेट द टारगेट ऑफ earning 10% profit on sale in the first year. As a good businessman, he was concerned about the future of business, which was uncertain. ठीक है, he gathered information that the demand for chocolates is increasing day by day. He used the information as the base of future planning and shared it with his team. On the basis of gathered information, he scheduled a meeting in the following week to find innovative way to achieve the objective. आपको क्या करना है इसमें? नीचे क्वेश्चन है, लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप which have been followed by Saurabh that are related to the process of one of the function of management. आपको क्या करना है इसमें? पहले एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। ये देखा जाए तो एक तरीके की केस स्टडी है वैसे, है ना। सौरभ है जो कि चॉकलेट का व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, चॉकलेट मैन्युफैक्चर का। क्या किया उसने? सोचा है कि मैं पहली साल में 10% का प्रॉफिट अर्न करूंगा
और क्योंकि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छा व्यवसायी है, उसने सोचा कि जो कि मेरा जो फ्यूचर है, मतलब जो मेरे बिजनेस का फ्यूचर है वो क्या है, अनिश्चित है, मतलब वो अभी तक फिक्स नहीं है कि हाँ ठीक है स्टेबल बिजनेस है, ऐसा नहीं है। तो वो उसको लेके काफी परेशान है, काफी चिंतित है, कंसर्न है उसके लिए, है ना। तो वो क्या करता है, अपनी टीम के बारे में इस बात को शेयर करता है, और उसको ये बात पता है कि चॉकलेट की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो अब उसके लिए क्या बोलता है, वो एक मतलब कहीं से सूत्र इकट्ठे कर रहा है, कहीं से उसको पता चल रहा है ये चीज, मार्केट की डिमांड को लेकर उसको ये चीज पता चल रही है कि कुछ नए नवीन विधियां, मतलब कुछ नई टेक्निक्स का यूज करना चाहिए हमको, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज वेज उसको उनको, ताकि हम क्या करें कि मतलब ज्यादा चॉकलेट बना सकें ये सब के लिए। तो वो उसके लिए क्या करता है कि आने वाले जो वीक है, नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग रखता है, ताकि वो सबके साथ इन सब चीजों को डिस्कस कर सके, आगे के प्लान पता कर सके। आपको ये बताना है इसमें कि प्रबंध के एक कार्य की प्रक्रिया से संबंधित सौरभ द्वारा अपनाए गए पहले 2 चरणों की कोई सूची बनाइए। तो अब आप अगर इस पूरे उसको ध्यान से पढ़ोगे, ये केस स्टडी है, तो मैंने आपको पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, केस स्टडी में हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि आपको इसमें प्रबंध के 2 इंपॉर्टेंट जो चरण है वो बताने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, देखो एक पहला प्रिंसिपल तो ये दिया गया है इसमें कि डेवलपिंग प्रेमिसेस, क्योंकि वो डेवलप करना चाहता है, वो नई विधियों का यूज कर रहा है। ये नीचे वाली लाइन में दिया भी हुआ है आपको कि वो क्या कर रहा है, नई विधियों का यूज कर रहा है। हाँ, ये हिंदी में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये नवीन विधियों का यूज कर रहा है। और दूसरी में सेटिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं एक बार। इन द पेंट, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो आपको ठीक लगे पढ़ो। इन द paint industry, various raw material are mixed in different proportions with petroleum for manufacturing different kind of paint, ठीक है। One specific raw material is not ready on and regularly available to the paint manufacturing companies. Bondler Paint Company is also facing the problem, and because of this there is a time lag between placing the order and the actual receipt of the material, ठीक है। But once it receive the raw material, it take less time in converting it into finished goods, ठीक है। आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। मतलब एक बार मैं समझा देती हूँ, जो पेंट इंडस्ट्री है ना, उसमें डिफरेंट बहुत सारे टाइप के पेंट उपलब्ध होते हैं, उनका उत्पादन होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, और वो मैन्युफैक्चरिंग किसके साथ होती है, पेट्रोलियम के साथ मिलाकर बहुत तरीके का पेंट बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक कंपनी, कच्चा माल तो उनको आराम से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मतलब जो पेंट बनाने में जो भी कच्चा माल लगता है वो कंपनियों को एक विशिष्ट कच्चा माल आसानी से नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक कंपनी है जिसका नाम है बोनलर पेंट्स, ठीक है। बोनलर पेंट्स जो है वो काफी बड़ी कंपनी होगी, क्योंकि उसका नाम दिया गया है इसमें कि उस कंपनी को भी ये समस्या हो रही है कि उसको भी कच्चा माल आसानी से नहीं मिल पा रहा है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि इसके कारण आदेश देना माल को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के बीच में समय लगता है। मतलब जब कोई माल का ऑर्डर देता है पेंट बनाने का, और जब तक उसे माल मिलता है, माल बनता है, उस चीज में काफी समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और दी गई है, क्या दे रहा है वो, कि एक बार जब कच्चा माल मिल जाता है, मतलब जब कच्चा माल मिल जाता है उसके बाद बनाने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एक कच्चा माल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर कच्चा माल मिल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि उस उद्योग की कार्यशील पूंजी तथा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक की पहचान करो। तो आपने एक सॉरी क्लास 11th में ही आप ये वाला पढ़कर आए हो। क्लास 11th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस,
याद होगा, अगर याद हो तो मैं एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। 1 नंबर में आएगा, इसमें है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसमें हमने क्या पढ़ा है वो देखो, हमने पढ़ा था कि क्या होता है, हमें रॉ मटेरियल मिलने में जब दिक्कत होती है तो वहां पे हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम तो हमें ये होती है कि हम अगर हमें रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि जब समय पे काम नहीं हो पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, लेकिन वो क्या है, एक कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो बड़ी इंडस्ट्रीज वो सारा, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है, इसलिए वो सारा कच्चा माल ले लेती हैं, सारा रॉ मटेरियल ले लेती हैं। अब जब वो सारा रॉ मटेरियल ले लेंगी तो जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, छोटी कंपनीज होंगी, उनके पास तो उतना पैसा नहीं होता, तो अब वो क्या करेंगे, उनके पास तो माल ही नहीं है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई कि जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो सारा माल खरीद लेती हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 पे आता है, आप इनमें से कोई सी भी एक प्रॉब्लम लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या होती है यहाँ पे, थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि आप ये सोचो कि जब बड़ी इंडस्ट्री ने सारा मतलब जितना भी रॉ मटेरियल था वो परचेज कर लिया, छोटी वाली के पास अब नहीं है, तो आप क्या करोगे। मान लो इसने, ये एक बड़ी इंडस्ट्री थी, इसने सारा सामान खरीद लिया, फिर ये एक छोटा इंडस्ट्री है, इसके पास सामान नहीं है, तो अब ये क्या करेगी, अब ये बैठ तो नहीं सकती ना, सामान नहीं मिला, तो ये क्या, उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेगी। अब बट अगर आपने ऑल्टरनेटिव ढूंढा और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर जो उससे बनने वाला सामान है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हो आप, ठीक है। इसके पास तो ओरिजिनल प्रोडक्ट इसको मिला, रॉ मटेरियल, बट इसको नहीं मिला, तो इसने कहीं ना कहीं से उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा। अब ऑल्टरनेटिव ढूंढा तो ऑल्टरनेटिव का क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। मैं इसमें आपको बताऊंगी, वैसे तो यही है इसमें कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने इसका अंदर का आपको बता दिया, तो आप इसे समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख देना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 के बाद आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि अ इन्वेस्टर वांटेड टू इन्वेस्ट 20,000 इन ट्रेजरी बिल for a period of 91 days. When he approached the Reserve Bank of India for this purpose, he came to know that it was not possible. देखो, आपको इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन देख लेना आप, हिंदी इंग्लिश जो भी हो। आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई द इन्वेस्टर कुड नॉट इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल। आपको क्या हो रहा है, मैं एक बार समझा देती हूँ। एक निवेशक है, मतलब एक इन्वेस्टर है, जो 91 दिनों की अवधि के लिए 20,000 रुपए के ट्रेजरी बिल, ठीक है, मैं अपना निवेश करना चाहता है, अपना इन्वेस्ट करना चाहता है। बट रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इंडियन रिजर्व बैंक है, वो क्या करती है कि वो इसके लिए संपर्क किया, तो उसको पता चलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं कि इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्रेजरी बिल आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं वो कर पा रहा है, क्योंकि 20,000 नहीं, उसके पास मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो 25,000 होना चाहिए। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप बहुत आराम से 1 नंबर यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है भाई, नंबर 6 में आ जाते हैं। नंबर 6 में बोला जा रहा है कि व्हाई इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज इम्पॉर्टेंट। विपणन प्रबंध दर्शनों की समझ महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो, अगर आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, अगर आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, इसमें फर्स्ट वाला जो दिया गया है, आपने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो प्रोडक्शन इसमें मेन चीज ये है कि आप प्रोडक्शन ज्यादा करो तो आपको क्या होगा, और प्रोडक्शन कितना भी ज्यादा कर लो, पैसे कम रखो। मतलब कहने का ये है, आपने एक कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा सा दिमाग में समझना इस चीज को, किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। अगर उसके खरीदार 100 लोग हैं तो वो जो चीज बनकर आ रही है, मान लीजिए वो 100 बनकर आ रही है या 150 बन के आ रही है, तो उसका प्राइस अगर आप कम भी रख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इनका ऐसा, इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि आप प्रोडक्शन ज्यादा करो, कॉस्ट कम रखो,
तो इसमें कुछ 5-6 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स आपको लिखने होंगे अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का बनता है तो। मतलब आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हर बार 1-2 नंबर में, तो कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं इसमें। मैं लिख के बताती हूँ। पहला है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ तो क्या होगा, कंपनी अच्छी चलेगी। इनका मानना ऐसा है कि आप जो प्रोडक्ट की क्वालिटी रखो ना वो बहुत अच्छी रखो। तो पहला क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड वाला है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि कैसे भी करके, मतलब चाहे कुछ भी हो, आपको कस्टमर जो है ना उसको कन्विंस करना है। ठीक है, आप कैसे भी बेचो सामान को, सिर्फ आपको आपका सिर्फ यही एक वो होना चाहिए कि आपको कस्टमर को कन्विंस करना है चाहे कैसे भी। तो सेकंड हो गया सेलिंग कॉन्सेप्ट। थर्ड वाला है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैं इसलिए ज्यादा आपको बता के समझा रही हूँ क्योंकि मतलब आपको अगर ठीक से राइटिंग का इशू है मेरे साथ तो वो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। ठीक है, इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इसमें मेन फोकस होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ऐसा माना गया है, इस कॉन्सेप्ट में मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये माना गया है कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तभी वो आपकी दुकान पर बार बार आएगा, आपसे बार बार सामान खरीदेगा, आपसे बार बार प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है जो है सोसाइटी कॉन्सेप्ट। सोसाइटी कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जैसे अगर हम सोसाइटी की बात करें तो आपने एक कॉन्सेप्ट बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। इसमें वही है, सोसाइटी तो यार बहुत चीजों की डिमांड कर रही है। जैसे छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे मतलब जो यंग बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो तो ड्रग्स की भी डिमांड कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि है ना आप उनको ड्रग्स बेचने लगोगे। ओके, तो आपको क्या है, ब्लाइंडली उनकी डिमांड्स को, उनके सेटिस्फैक्शन को फॉलो नहीं करना है, आपको सोसाइटी का फायदा भी देखना है। ठीक है, तो पहला कौन कौन सा हो गया, फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए। सेकंड वाला क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि कैसे भी आपको कस्टमर को कन्विंस करना है चीज खरीदने के लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। थर्ड लास्ट वाले में क्या है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, अगर आपको ये याद रह जाएगा तो ये आराम से याद हो जाएगा। सोसाइटी कॉन्सेप्ट में क्या है, सेटिस्फैक्शन तो ठीक है, उसका सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए लोगों को, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि वो जरूरी है कि मतलब लोग तो किसी भी चीज के, आप इसमें ड्रग्स का एग्जांपल लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। देखते हैं नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की संरचना दीजिए। तो बहुत सिंपल सा है, आपको पता होगा, मतलब सब बच्चों को पता होगा कि इसमें क्या बोला गया है कि द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 2 अदर मेंबर होने चाहिए। मैं आपका हो तो मैं यहाँ पर लिख भी सकती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग भी नोट कर लो। हाँ, 1 मेंबर, 1 प्रेसिडेंट, अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 2 अदर मेंबर होने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, इन दोनों में से एक वुमेन कंपलसरी है। ठीक है, तो एक वुमेन इन्हीं दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से एक वुमेन होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग टू अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नंबर 8 की साइड बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, एक नंबर में पूछा गया, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 8, buy one get one free is printed on the level of package of mosquitoes
repellent. State the leveling functions or function beginning performed by this statement. जैसे मॉस्किटोज भगाने के लिए, मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट्स वगैरह आती है ना, या गुड नाइट आती है, वो एक के ऊपर एक मुफ्त ऐसा पाइए छपा हुआ है, ठीक है। आपको इस कथन में ये बताना है कि निष्पादित किए गए लेवलिंग का कार्य का उल्लेख करो, मतलब ऐसा क्यों लिखा है, इससे क्या कौन सा फंक्शन है इसमें। तो आपको ये पता होगा कि जब भी ऐसा होता है तो हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए तो ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें कौन क्या लिख किस चीज का वो हो रहा है, कौन सा फंक्शन है, हेल्प इन प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की साइड। नंबर 9 वाला देखो, नंबर 9 वाला इस बार आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला है, कम्युनिकेशन वाला, तो इस बार ये नहीं आएगा, तो हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला भी नहीं आएगा क्योंकि जो आपका चैप्टर है स्टाफिंग वाला, उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस का एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें से आपका मीनिंग भी हटा दिया गया है सिलेक्शन का, और जो स्टेप्स हैं वो भी हटा दिए गए हैं, प्रोसेस भी हटा दिया गया है। तो इस बार ये 10th वाला भी नहीं आने वाला है और इसमें स्टेप्स की बात हो रही है, ठीक है। आ जाते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11 जो है, नंबर 11 भी नहीं आएगा। रीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कम्युनिकेशन वाला है और ये वाला जो है इसमें कम्युनिकेशन वो हटा दिया गया है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आप चाहो तो 2018 वाला एक बार डाउनलोड करके देख लेना, तो जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये नहीं आएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट of a company range between 10-12% for the past 3 years to finance the future fixed capital needs. It has the following options of borrowing debt. ऑप्शन ए में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया गया है, ऑप्शन बी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% दिया गया है। Which source of debt option A and option B is better? Give the reason in support of your answer. Also state the concept being used in taking the decision. ठीक है। देखो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो कितना दिया है, 9% का, जो सेकंड वाला है उसमें 13% का। तो मतलब ये आपको इसमें, ये तो मुझे लगता है देखते ही बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन फर्स्ट ज्यादा सही है क्योंकि उसमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बजाय ऑप्शन बी के। बट इसमें आपको बताना क्या है, आपको इसमें मेन जो चीज है वो रीजन देना है। रीजन ये है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि एक डिसीजन पढ़ा था हमने इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, है ना, जिसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता था, मतलब इट रेफर्स टू increase in profit earned by the equity shareholder due to the presence of fixed financial charges like interest। जैसे जो 9% बेटर सोर्स है डेप्ट का लिए, बिकॉज दैट शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी। रीजन बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 13% should be higher than the rate of interest debt 9%। इसलिए जो फर्स्ट वाला है 9% वो ज्यादा सही ऑप्शन है, क्योंकि 9% जो ब्याज की दर होती है, मतलब 9% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है 13% से। डेप्थ तो जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 13 की साइड। नंबर 13 वाला जो दिया गया है, एक्सप्लेनेशन वेरीफाई any 2 points importance of consumer protection from the point of view of business। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी इस बार आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें से कॉन्सेप्ट हटा दिया है, आपका मीनिंग हटा दिया है, और साथ में जो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग था वो वाला, इसमें बहुत सारे, इस चैप्टर में से बहुत सारे पॉइंट हटाए गए हैं। उसके लिए तो अगर आपको देखना है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। तो ये वाला भी आपके उसमें नहीं आएगा। आ जाते हैं नंबर 14 पर। 14 वाला भी आपको हिंदी में दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर मैं स्क्रीन नीचे कर दूंगी तो इंग्लिश वाले बच्चे वहां से देख लें। आराधना तथा गंधर्व यमको लिमिटेड के 2 विभिन्न विभागों के मुखिया हैं, ठीक है। 2 लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और वहाँ के हेड हैं। वे कुशल प्रबंधक
हैं तथा अपने अपने विभागों के निष्पादन को सुधारने के लिए कर्मचारी को प्रेरित करने में सफल है। ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉय है उनको वो काफी मोटिवेट करते रहते हैं अच्छे तरीके से। तथापि उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान देने के बजाय अपने अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा के कारण आराधना एवं गंधर्व के विभागों के बीच विचार विमर्श में रुकावट उत्पन्न हो गई है। मतलब दोनों अपने अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पूरी जो बिजनेस है उसको वो मतलब ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मतलब उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट एक कंपटीशन है दोनों को केवल अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बेस्ट बनाने के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है, जो उनका कम्युनिकेशन है जो आपस में दोनों का, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है, सामान्यतः उनके मध्य अंतर विभागीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब ये होता ही है कि जब दो लोग अपने आप को सुपीरियर अपने डिपार्टमेंट को दिखाना चाहता है और दूसरा अपने डिपार्टमेंट दिखाना चाहता है, उनमें आपस में विरोध हो रहा है, विवाद उत्पन्न हो रहा है। यह संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, वो सारी चीज ठीक है, बट ओवरऑल वो कंपनी पे इफेक्ट डाल रहा है और ये क्या है, कंपनी के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। स्थिति इस सीमा तक खराब हो गई है कि यमको लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो सीईओ हैं को समस्या के समाधान हेतु एक परामर्शदाता के रूप में रश्मि को नियुक्त करना पड़ा। मतलब एक उन्होंने बोला कि ठीक है, रश्मि कोई है कंसल्टेंट है, उसको उन्होंने नियुक्त किया है। स्थिति के समीप से अध्ययन करने के पश्चात रश्मि को पता चला कि आराधना तथा गंधर्व दोनों की कठोरता एवं संकुचित दृष्टिकोण के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। उसका मत है कि यह स्थिति यमको लिमिटेड द्वारा अपनाई गई संगठनात्मक संरचना का परिणाम है। आपको क्या करना है, इसमें उपर्युक्त सूचना से यमको लिमिटेड द्वारा अपनाई गई संगठनात्मक संरचना की पहचान कीजिए तथा इस प्रकार पहचानी गई संरचना के किन्हीं 3 लाभों को बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार यहाँ से पढ़ ले, जब तक मैं मतलब वैसे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखो, हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था। सब बच्चों को याद होना चाहिए, अब मतलब काफी टाइम हो गया है पढ़े हुए। उसमें हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आया है, तो अब इसको बोल के नहीं करेंगे, ठीक है, बट लिखूंगी शॉर्ट में ही, तो वो आप समझ जाना। हाँ, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, कुछ कुछ याद आ रहा होगा जिन लोगों ने पढ़ा है उनको। पहला फंक्शनल और स्ट्रक्चर, और जो सेकंड वाला था वो था डिविजनल। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये चीज बताई गई है कि जो बाहर से देखने आया, जिसने देखा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो रश्मि ने क्या बताया, रश्मि को क्या इस सब, जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको पता चला कि प्रॉब्लम जो है वो किसका है, कंपनी का ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब देखो, इसमें अगर फंक्शनल जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी जॉब की ग्रुपिंग हो वो ऐसे की जाए कि सबको सिमिलर फंक्शन के बेसिस पे, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको हम कहाँ डाल दें, परचेज डिपार्टमेंट में। फिर चाहे वो परचेज रॉ मटेरियल परचेज किया हो, फिर चाहे वो मशीनरी परचेज की हो, फिर चाहे वो कुछ भी चीज क्यों ना परचेज की गई हो, उसको किस में डाल दो, अलग एक डिपार्टमेंट बना दो। सेल का है, कुछ भी चीज आप बेच रहे हो तो उसको एक अलग सेलिंग डिपार्टमेंट बना दो। ये हमने फंक्शन में पढ़ा था। डिविजनल में क्या पढ़ा था, डिविजनल में हमने पढ़ा था कि फंक्शन के बेसिस पे ना बांट के उसे प्रोडक्शन के बेसिस पे बांट दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे पढ़ा था, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दो, क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग डिपार्टमेंट बना दो, प्रोसेसिंग का एक अलग डिपार्टमेंट बना दो, रिपेयर का एक अलग डिपार्टमेंट, मतलब सिमिलर जो फंक्शंस होंगे उनको एक में डाल दो। तो यहाँ पर कंपनी का ये वाला पार्ट सही नहीं है, जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में आपस में एक कंपटीशन है और यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपको ये एक वो बनाकर आ जाना, अच्छे से ऊपर लिख देना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऐसे करके कुछ एक ग्राफ टाइप बना देना
और इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो अब आपको पता ही होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। ये तो 15 ही है, 16 में बढ़ते हैं। नहीं, अच्छा ओके, अभी हमने 14 किया है, 15 पर। ठीक है, 15 वाले में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। 15 में अगेन हिंदी में लिखा है, तो मैं पहले हिंदी में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। 15 में बोल रहे हैं कि वर्ष 2015 में नवीन ने मुंबई में अपना विलासितापूर्ण जीवन त्याग दिया, जहां वह बर्ड फ्लू लिमिटेड में एक प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। स्वयं की 25 एकड़ पैतृक भूमि को एक उपजाऊ फार्म में परिवर्तित करने में अपनी दादी के स्वप्न को पूरा करने हेतु वह छत्तीसगढ़ के बेगमपुर में स्थानांतरित हो गया। इसके लिए उसके विशिष्ट उद्देश्य तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों को निश्चित किया गया। चूंकि वह खेती बाड़ी के विषय में अनभिज्ञ था, अतः उस प्रत्येक गतिविधि चुनौतीपूर्ण थी। उसके भूमि भराव को बीजारोपण तक प्रत्येक गतिविधि सीखी। किसानों की सहायता के लिए उसने अपनी एक कंपनी इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आरंभ की। प्रारंभ में वह बहुत कठिन था, क्योंकि एक शहरी युवा द्वारा किसानों की खेती बाड़ी के विषय में जानकारी देने पर कोई भी विश्वास नहीं था, मतलब उसको नहीं पता था, कोई जानकारी नहीं थी। परंतु जब प्रत्येक विषय पर विस्तृत चर्चा हुई, तब किसानों ने उससे रुचि लेना आरंभ कर दिया। वह भावी घटनाओं को प्रभावी रूप से कंपनी के अधिकतम लाभानुसार घटित होने को निश्चित करना चाहता था। विक्रय पूर्वानुसार के माध्यम से उसके उत्पादन एवं विक्रय की 1 वर्षीय योजना बनाई। ठीक है, उसके लिए यह भी देखा कि किसान केवल धान उगाते हैं, लेकिन जो कि केवल 3 से 4 महीनों का कार्य था और वर्ष के 8-9 महीने भूमि बेकार पड़ी रहती थी। आपको पता होगा, जो बच्चे थोड़ा बहुत खेती के बारे में जानते होंगे या उनका मतलब कोई बड़े लोग खेती करते होंगे, तो कि जो धान होता है ना, वो क्या है 3-4 महीने की फसल होती है। उसके बाद जो बाकी के महीने बच जाते हैं, वो सारे में आपकी जो भूमि होती है वो बेकार पड़ी रहती है। उसने न केवल उन विभिन्न विकल्पों की पहचान की, अपितु उनका मूल्यांकन भी किया, जिनके द्वारा खेतों को वर्ष के शेष महीनों के लिए उपयोग में लाया जा सके। जो आपकी 8-9 महीने की खेत आपका बेकार पड़ा है, आपकी भूमि में कुछ नहीं, पैदावार नहीं हो रही है, तो उसने क्या किया, उसके लिए भी कुछ मूल्यांकन किया। सभी तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर उचित दूरदृष्टि तथा तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित सोच द्वारा विकल्पों का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया। उसने किसानों को एक ऐसी योजना दी जिसके द्वारा धान की कटाई के पश्चात सब्जियां उगाई जा सकती थी। ठीक है, किसानों को पहले इसके बारे में नहीं पता था, वो क्या है केवल 3-4 महीने साल में काम करते थे, बाकी दिनों उनकी खेती बेकार पड़ी रहती थी। बट इसने क्या किया कि उनको एक ऐसी विकल्प, कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताया कि आप धान को काटने के बाद आप सब्जियां भी उगा सकते हो, वेजिटेबल्स लगा सकते हो। उसके बाद बोला जा रहा है कि उपर्युक्त स्थिति प्रबंध के एक कार्य की विशेषता को प्रकाशित करती है। उपर्युक्त से पंक्तियों के उद्धत करने हेतु उनकी विशेषताओं की पहचान कीजिए, तो उन्हें समझाइए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इंग्लिश में बच्चे यहाँ पे पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आपको केस स्टडी समझ आ गई होगी क्या किया जा रहा है। तो देखो, इसमें आपको करना क्या है, अब देखो, अब हमने पूरा वो पढ़ लिया है, तो आपको पढ़ने से समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में प्लानिंग की बात की जा रही है। ये वो बहुत ही फोकस है अपने ऑब्जेक्ट को लेकर। फोकस कैसे हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, किस लाइन से, हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि जब भी आप केस स्टडी लिख कर आओगे वहां पे, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये आपको किस लाइन से पता चल रहा है। तो देखो, मैं आपको टिक करके बता देती हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, ये वाली जो लाइन दे रखी है हमको यहाँ पे कि ही शिफ्टेड बेगमपुर,
he shifted Begumpur, Chhattisgarh to fulfill his grandmother's dream to converting their 25 acre land into the fertile farm. तो ये इस लाइन से ये पता चल रहा है कि वो शिफ्ट हुए हैं, स्पेशली उनका एक मोटिव है, उनका एक फोकस है. तो पहला पॉइंट तो आप इसमें लिखना है. यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट करके बता देती हूँ, मतलब आप नोट करना अच्छे से. मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको बता, सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ही लिख दे रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव. कोई आदमी किसी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है सिर्फ किस लिए कि उसको अपनी ग्रैंड मदर का ड्रीम पूरा करना है. इसका मतलब क्या है कि वो अपने ऑब्जेक्ट को लेके बहुत ही फोकस है. तो पहला वाला तो आप ये लिख देना और साथ में इस लाइन को मतलब अंडरलाइन करके आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा. उसके बाद में जो सेकंड वाला दिया गया है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है. फ्यूचरिस्टिक देखो कैसे पता चल रहा है. यहाँ पे एक लाइन दी गई है, देखो, he wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the firm of the company, sorry. ठीक है, तो इस लाइन से क्या पता चल रहा है, इस लाइन से ये पता चल रहा है. आगे वाला भी पूरा सेंटेंस है, थ्रू सेल फॉरकास्टिंग ही प्रिपेयर्ड एन एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल. इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है. जो उसके फ्यूचर के प्लान्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, बहुत ही ज्यादा, उसको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है. क्योंकि इसमें दे रखा है कि मतलब ये जो उसके फ्यूचर प्लान्स हैं ये उसको हेल्प करेंगे, हेल्प टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के लिए. ओके, ये 2 पॉइंट्स हो गए. आप इसमें तीसरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे करोगे तो देखते हैं. आपने प्लानिंग वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि प्लानिंग में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो चूज करते हैं. आप, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, ही नॉट ओनली आइडेंटिफाई बट इवेल्यूएट वेरियस ऑल्टरनेटिव थ्रू विच ही फार्म कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर. मतलब कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से उसने बेस्ट ऑप्शन को चूज किया है. यानी इसमें क्या है, चॉइस मेकिंग है. तो फर्स्ट वाला, मैं सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख देती हूँ. फर्स्ट वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, फोकस. सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो आपका हो गया यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फोकस. फोकस मतलब अपने ऑब्जेक्ट को लेके बहुत ही फोकस है. सेकंड वाला हो गया फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा चॉइस मेकिंग है. ये तीनों ही चीजें आपने प्लानिंग में पढ़ी होंगी, तो यही बस आपको इसमें बताना है. आपको साथ में अंडरलाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको ये कैसे पता चला इन पॉइंट्स के बारे में, इन वाली लाइंस से पता चला. ठीक है, जैसे ये वाला थर्ड वाला हमने यहाँ से उठाया है, हमें यहाँ से पता चला, तो ये आपको वहां के स्टडी में लिख कर आना है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं, देखो. अब 17 वाले में जो पहले क्वेश्चन, चलो पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं. मैं पहले क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं नीचे कर दूंगी ताकि आप लोग फिर नीचे से इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले पाए. ठीक है, एक अग्रणी अस्पताल श्रृंखला गुड केयर हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम मूर्ति ने अपने संस्थान के चिकित्सकों के अच्छे कार्य को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया. मतलब जो उनके राम मूर्ति, जो उनके अधिकारी हैं, जो उन्होंने क्या निर्णय लिया, जो उनके हेड हैं, उन्होंने ये सोचा है, सीईओ है वो कि जो अच्छा काम करेगा उसको हम ट्रॉफीज देंगे. ओके, इसके लिए उन्होंने 2 चल ट्रॉफियां स्थापित की. मतलब 2 तरीके की ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया है. क्या लिया है भाई, देखते हैं आगे. पहला इन्होंने बोला है कि एक हेल्थ केयर अचीवर्स ट्रॉफी उन चिकित्सकों को के प्रयासों को अभिस्वीकृत व प्रशंसित करने के लिए जिन्होंने मरीजों को निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की हैं. दूसरी बेटी बचाओ ट्रॉफी ऐसे चिकित्सकों को उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करने के लिए
जिन्होंने बालिका बचाव के लिए कार्य किया है। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। कुछ नहीं, एक राममूर्ति जो कि सीईओ हैं एक हॉस्पिटल के, उन्होंने 2 तरीके की ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है। पहली ट्रॉफी तो उन डॉक्टर्स को दी जाएगी, उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने मरीजों के साथ निस्वार्थ सेवा, मतलब बिना पैसों के, मतलब ऐसा नहीं कि वो उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं, उनके लिए काम किया है, उनकी सेवा की है। दूसरी ट्रॉफी बेटी बचाओ वाली है कि जिन्होंने बालिकाओं को बचाया है, उनको वो ट्रॉफी दी जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार चाहते हैं। उन्होंने सोचा है कि क्यों शहरों में ही क्यों ये चीजें की जाए, क्यों ना एक काम करें कि गांव में भी इस तरीके के हेल्थ प्लान्स आने चाहिए। उन्होंने उसके लिए निर्णय लिया कि कम से कम 6 महीने अवश्य जो भी हमारे चिकित्सक हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो कम से कम 6 महीने गांव में काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि परिचिकित्सकीय कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय आधार पर की जाएगी। इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई बहुत टफ नहीं था। मैं इसके नीचे के 3 पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, 3 क्वेश्चन जिनके आपको आंसर्स देने हैं। पहला वाला जो है वो क्या है, चल ट्रॉफी के माध्यम से गुड केयर हॉस्पिटल द्वारा अपने चिकित्सकों को प्रदान किए गए प्रेरक की पहचान करो। हमने 2 ट्रॉफीज पढ़ी थी, एक तो बेटी बचाओ और एक चल ट्रॉफी। तो चल ट्रॉफी से किस वाले प्रेरक की पहचान हो रही है, मतलब इंग्लिश में बता देती हूँ, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव प्रोवाइड बाय गुड केयर हॉस्पिटल टू इट्स डॉक्टर थ्रू रनिंग ट्रॉफीज। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, भाग क, मतलब जो फर्स्ट वाला है, मैं पहचान किए गए प्रेरक द्वारा चिकित्सकों की किस आवश्यकता की पूर्ति होगी। मतलब जो पॉइंट ए दिया गया है, क वाला जो दिया है, जो भी हमने पढ़ा, जिसमें हमें ये पता करना है कि चल ट्रॉफी के माध्यम से जो चिकित्सक हैं उनको कौन सा प्रेरक की पहचान करनी है, उन्हीं में आपको अब ये बताना है कि उससे चिकित्सकों की किस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। ठीक है, वो पढ़े थे ना हमने चिकित्सक सॉरी। उसके बाद में पॉइंट नंबर जो ग है यानी सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसमें क्या बोला जा रहा है, ऐसे किन्हीं दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें गुड केयर हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समाज को संप्रेषित करना चाहते हैं। मतलब स्टेट एनी 2 वैल्यूज दैट द सीईओ ऑफ गुड केयर हॉस्पिटल इज ट्राइंग टू कम्युनिकेशन टू द सोसाइटी। ओके, बहुत सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना केस स्टडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार जल्दी से पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। पूरे क्वेश्चन में ये बताया गया है आपको कि है ना, एक है कोई मिस्टर राम माथुर करके, है ना, उन्होंने, वो सीईओ है एक गुड केयर हॉस्पिटल के, जो कि कुछ अच्छे हेल्थ प्लान्स वगैरह चलाना चाहते हैं, ताकि जो हमारी मतलब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको कुछ इस तरीके के रिवॉर्ड्स देने चाहिए, उनको कुछ इस तरीके का से सम्मानित करना चाहिए, ट्रॉफीज देनी चाहिए, ताकि वो और अच्छे से काम करें। अब उन्होंने 2 तरीके की ट्रॉफीज देने का निर्णय लिया है। कौन कौन सी? पहली ट्रॉफी में तो उन्होंने ये बोला है कि चल ट्रॉफी नाम का जो ट्रॉफी है उनका नाम रखा है चल ट्रॉफी। उसमें क्या करना है, उन लोगों को वो ट्रॉफी दी जाएगी जिन्होंने मरीजों के साथ बिना किसी अपने स्वार्थ के काम किया है। दूसरी ट्रॉफी का नाम उन्होंने रखा बेटी बचाओ ट्रॉफी, जिसमें जिन्होंने बालिकाओं के बचाव के लिए काम किया है। आपको ये जो नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए इनके आंसर्स ढूंढने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जिसमें हमको बताना है कि चल ट्रॉफी के माध्यम से जो हॉस्पिटल है उसके चिकित्सकों को प्रदान किए गए प्रेरक की पहचान करनी है। तो आप देखो पहले वाले में एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, मतलब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम कैसे, देखो जब किसी को, आप थोड़ा सोचो, जब किसी को चल ट्रॉफी दी जाएगी, चल ट्रॉफी कौन सी, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किसने निस्वार्थ भाव से सेवा की है मरीजों की, तो उसमें जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हो, किस चीज के लिए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी को मतलब उसके काम के लिए उसकी तारीफ करते हो तो उसको क्या है, वो उसके लिए एक अच्छा प्रेरक होता है, वो उसको काफी मोटिवेट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया इसमें, आप लोग नोट करो साथ के साथ में।
इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हुआ वो कौन सा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शॉर्ट में ताकि आपको याद रहे। हाँ, इस वाले में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। पहला गुड परफॉर्मेंस, ऊपर लिख देती हूँ गुड परफॉर्मेंस, या चलो पूरा ही लिखती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इसका जो ए पॉइंट है वो क्या है, आप कॉन्ग्रेचुलेटिंग द, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो चलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस द एम्प्लॉय, या मैं बोल रही हूँ नोट करो साथ में, फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद में इसी का सेकेंड पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो कि आदमी कैसे मोटिवेट होता है जब आप उसका नाम किसी बोर्ड पे लगाते हो, किसी डिस्प्ले पे लगाते हो उसके अच्छे अचीवमेंट के लिए, तो वो खुद से मोटिवेट होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड और द एम्प्लॉय, या आप उनको कोई न्यूज लेटर देते हो अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ओके। ये इसका सेकंड पॉइंट, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये स्क्रीन पे वही 2018 वाला पेपर खोला हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ इतना स्पेस नहीं है। सेकंड पॉइंट, इसके बाद आप इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि इंस्टॉलिंग अवार्ड टू सर्टिफिकेट द बेस्ट परफॉर्मेंस, आप उनको कुछ सर्टिफिकेट्स दे सकते हो जिससे क्या है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो ये फर्स्ट वाले के 3 पॉइंट्स हो गए। कौन से वाले के, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं लिख नहीं रही हूँ इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि आप कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस। सेकेंड पॉइंट हो गया डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड और इन द कंपनी न्यूज लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोल रहा है वो कि भाग क में, यानी जो ऊपर वाला पॉइंट था, भाग क में पहचान किए गए, आपने तीन प्रेरकों की पहचान की इसमें, द्वारा चिकित्सकों की किस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो देखो आपको याद होगा हमने 3 आवश्यकताएं मतलब पढ़ी, तो उसमें एक स्टीम नीड पड़ी थी, हिंदी में उसे बोलते हैं सम्मान या सम्मानित, ठीक है। तो सेकंड वाले में किसकी, जब आप ये सारे काम कर रहे हो तो आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसको सम्मानित कर रहे हो। तो आप सेकंड वाले का आंसर लिखोगी स्टीम। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, ऐसे किन्हीं 2 मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें गुड केयर हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समाज को संप्रेषित करना चाहते हैं। तो इसमें समाज को किन 2 चीजों से संप्रेषित किया जा रहा है, तो पहला पॉइंट तो स्टार्टिंग की 1-2 लाइन से ही आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है कि कम से कम 6 महीने, क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि कम से कम 6 महीने काम करना पड़ेगा आपको, कहाँ पे, गांव में। मतलब मैं हिंदी वाले में तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, सॉरी स्टार्टिंग के नहीं, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि वो ये चाहते हैं कि कम से कम 6 महीने अवश्य कार्य करें, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो कहाँ से मिलेगा आपको, सेकंड वाले पॉइंट पे क्या है कि वो अपने हेल्थ प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी ऑल ओवर द कंट्री, अपने हेल्थ प्रोग्राम को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं पूरी कंट्री में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ आया होगा। अब जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम रहती है कि केस स्टडी समझ नहीं आती है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको इस बार नहीं आएगा क्योंकि इसमें फंक्शंस हैं सेबी के। तो आपको पता ही है कि सेबी वाला जो चैप्टर है इसमें से फंक्शंस हटा दिए गए हैं, इस बार आपसे नहीं पूछा। तो इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे और फंक्शंस भी नहीं आएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोला जा रहा है, सुमित ने टीजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से ISI मार्क की एक प्रसिद्ध ब्रांड की वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है। मतलब सुमित है जिसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, इस पे ISI मार्क था।
दुकानदार ने मशीन को स्थापित करने के लिए 2 दिन की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। दुकानदार ने बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा सर, और इसकी जो भी फिटिंग होगी और वो सब मैं आपको समझा दूंगा। एक आपको जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो एक आता है, वो आपको सारी बेसिक चीजें बताता है कि सर इसमें इतना सर्फ डालना है, पानी का लेवल इतना होता है, फंक्शंस के बारे में बताता है, वो सारी चीजें। तो उसने बोला 2 दिन। लेकिन उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है विवेक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है उनमें एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। तो उसने सुमित से बोला कि तुम्हें मशीन को इस्टेब्लिश कराने के लिए 2 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। इसमें दोनों ने क्या किया कि बिना मशीन की, जो मशीन के साथ किसी भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, इंस्ट्रक्शंस के लिए एक बुक आती है, आप उसमें सारी चीजें पढ़ते हो, देन उसमें फिर आप आगे अपना दिमाग चलाते हो कि अच्छा ठीक है ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, उसमें सारे मतलब सब कुछ होता है जिनको आप फॉलो करते हो। बट इन्होंने क्या किया, दोनों ने उत्पाद के निर्देशों का पालन किए बिना मशीन को स्थापित कर दिया। आरंभ में मशीन की धुलाई, मशीन ने प्रभावी रूप से कार्य किया तथा धुलाई अच्छी की, लेकिन 2 दिन के बाद मशीन बंद हो गई, मतलब चलते चलते रुक गई। उन दोनों ने उसको चालू करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो प्रयास में असफल रहे। अतः सुमित ने टीजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से संपर्क किया, मतलब जिससे मशीन खरीदी गई थी उस शॉप से संपर्क किया, उससे बात की। वहां से एक आदमी आया और उसने ये बोलकर हेल्प करने से मना कर दिया, मतलब कि ये कंपनी द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई। उसने बोला कि सर हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई है। हमने तो आपसे बोला था 2 दिन का टाइम, बट आपने पहले कर लिया, और ऐसे करके। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमको देने हैं। पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सजग उपभोक्ता के नाते सुमित द्वारा निर्वाह किए जाने वाले उस उत्तरदायित्व का उल्लेख कीजिए जिससे वह कंपनी की सेवाएं प्रदान कर सकता था। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि सुमित के ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि विच सुमित हैड टू फुलफिल एज एन अवेयर कस्टमर टू गेट द सर्विस ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब अगर वो एक सजग उपभोक्ता होता, एक रिस्पॉन्सिबल या अवेयर कंज्यूमर होता, तो वो कौन कौन सी सेवाएं कंपनी से प्रदान कर सकता था, पहली बात। दूसरी वाली जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है ऐसे किन्हीं 2 अधिकारों का संक्षेप में समझाइए जिनका उपयोग सुमित द्वारा किया जा सकता था। मतलब ऐसे कोई आपको 2 अधिकार बताने हैं जिनका यूज सुमित कर सकता था और उसको मतलब वो अब कंपनी से उसको नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं। तो देखो आपने क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार स्क्रीन नीचे कर देती हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी अच्छे से समझ लें। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। मुझे लगता है क्वेश्चन मतलब ये केस स्टडी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से उस उत्तरदायित्व का सुमित को उल्लेख करो जिसको कंपनी से उसको सेवाएं प्राप्त हो सकती थी। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है, अगर कंपनी से कोई आता है एम्प्लॉय और वो उसको रिस्क के बारे में बताता है कि सर इसमें केवल इतने ही कपड़े डालना, क्योंकि इससे ऊपर अगर आपने डाले तो मशीन ओवरलोड हो जाएगी। ये वॉशिंग मशीन की बहुत बेसिक चीजें होती हैं। सर आपको यहाँ पे सर्फ डालना है, सर आपको इससे ज्यादा सर्फ नहीं डालना है, सर आपको इससे कम पानी नहीं डालना है, ये सारी चीजें वो आपको रिस्क के बारे में बताता। साथ ही मैन्युफैक्चरर्स अपने इंस्ट्रक्शन आपको बता के जाता ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप सेफली यूज कर पाओ। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आपको समझ में आ गया। मैं एक बार पूरा सेंटेंस में आपको बता देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। Learn about the risk associated with product and services, follow manufacturer's instructions and use the product safely। मैं यहाँ ये लिख इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है। मैंने जो स्क्रीन पर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वही खुला हुआ है, तो बहुत टफ नहीं है। आप लोग मेरा सुन के कहीं नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। पहले वाले में वो कौन सी सेवा का उपयोग कर सकता था, मतलब कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकता था कि वो कोई आता, वो अपनी पूरे उसको रिस्क के बारे में बताता, ऐसे बताता कि सर आपका प्रोडक्ट जो वो इंस्ट्रक्शंस आपको बताते हैं अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में अब मैं आपको याद दिलाऊंगी तो आपको बहुत आसान याद आ जाएगा और बहुत सारे बच्चों को तो आंसर पता भी चल गया होगा।
आपको 2 अधिकार पढ़े थे आपने। पहला अधिकार आपने पढ़ा था रिस्क टू हियर्ड, मतलब सुनने का अधिकार। उसको सुन, आपको कोई से 2 अधिकार बताते हैं तो पहला तो ये होना चाहिए था कि भाई वो अगर अच्छे से बात सुनता, अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुनता, वो फिर वो भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकता था, जो भी उसकी क्वेरीज होती वो उनको पूछ सकता था। तो पहला वाला सुनने का अधिकार। दूसरा वाला अधिकार जो है वो राइट टू सीक रिड्रेसल्स। राइट टू सीक रिड्रेसल्स में क्या था कि जो आपकी मशीन की वारंटी आती है, ठीक है, वो बोलता है कि सर इसकी 2 साल की वारंटी है, आप 2 साल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बुला सकते हो, वो फ्री में सही करके जाएगा। और वो वाला सारा वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुद से उसमें उंगली कर दी है, खुद से आप ने चीजें ठीक करने की कोशिश की, उसको इंस्टॉल किया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपने कंपनी ने जो टाइम दिया था आपको 2 दिन का, आपने उससे पहले ही उसको इंस्टॉल कर लिया। होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ आया होगा। केस स्टडी थी, आसान थी, 2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की साइड। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन, स्टेट एनी 4 फीचर। तो ये इस बार नहीं आने वाला है। सेम ऐसे जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका दिया गया है वो आपसे पूछ रहे हैं इसमें जो मैं बता देती हूँ आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस के बारे में जो नीचे के 2 क्वेश्चन है वो हैं, ठीक है। तो वो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप उनको मत करना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। ये भी केस स्टडी है। इस बार आप लोग को बहुत सारी केस स्टडी आने वाली है, तो केस स्टडी अच्छे से करके जाना। एक एलोवेरा फर्म शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करने के पश्चात अशोक विश्व भर में एलोवेरा उत्पादकों का एक अग्रणी उत्पादक बनना चाहता है। एलोवेरा की उसको काफी जानकारी है और अब वो क्या बनना चाहता है, पूरे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक अच्छा उत्पादक बनना चाहता है। उसने देखा कि उत्पाद महंगे थे, लेकिन इनकी मांग आपूर्ति से अधिक थी। वह उन विधियों तथा प्रथाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहता था जो आर्थिक रूप से संभव, पर्यावरण अनुकूल तथा साथ ही जन स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने वाली हूँ, ठीक है। एलोवेरा उत्पादों को खरीदते समय उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर अशोक का ध्यान मुख्यतः केंद्रित था। उसने यह भी सोचा कि जिसके लिए प्रतियोगियों के मूल्य तथा उसकी संभावित प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाए। सूचनाओं को एकत्रण तथा एवं विश्लेषण तथा सही विपणन नियोजन करने के पश्चात उसे पता चला कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य की तुलना भुगतान की गई कीमत के साथ करते थे। उपभोक्ता किसी उत्पाद को आसानी से तब खरीदेगा जब उसे यह एहसास हो जाएगा कि उत्पाद का मूल्य कम से कम उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत के बराबर है। चूंकि वह नए बाजार में प्रवेश कर रहा था, अतः उसने अनुभव किया कि वह सभी लागतों को पूरा नहीं कर पाएगा। वह जानता था कि दीर्घावधि में उसका व्यवसाय तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक एक न्यूनतम लाभ सहित सभी लागत पूरी न हो जाए। उसने प्रतियोगियों के उत्पाद की गुणवत्ता तथा विशेषताओं की तथा उपभोक्ताओं की अपेक्षित प्रतिक्रियाओं का भी परीक्षण किया। उसको ध्यान में रखते हुए उसने पैकेजिंग की कुछ अद्वितीय विशेषताओं को जोड़ा तथा उपभोक्ताओं के निशुल्क गृह वितरण का भी निर्णय लिया। उपर्युक्त स्थिति एवं तथा अवधारणा से संबंधित है कि यह विपणन का एक प्रभावी प्रतियोगी अस्त्र है। इस अवधारणा में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अधिकतर फर्म उत्पादों तथा सेवाओं का विपणन के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। आपको इसमें बताना क्या है, अवधारणा की पहचान करनी है और
उपर्युक्त स्थिति में चर्चित व पहचानी गई अवधारणाओं से संबंधित किन्हीं 4 कारकों को संक्षेप में बताओ। माय गॉड, इतना बड़ा है, आप देखते ही एग्जाम में डर जाओगे कि क्या है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको इजी वर्ड्स में समझा देती हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे देख लें यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ी देर में स्क्रीन थोड़ा और नीचे कर दूंगी तो आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो इसमें क्या बताया गया है कि एक मतलब एक क्या नाम है उसका, हाँ, एक एलोवेरा फार्म शुरू करने में कौशल प्राप्त अशोक एक आदमी है जिसने क्या किया है, एलोवेरा जो है, एलोवेरा प्रोडक्ट में उसको काफी जानकारी है। अब वो एक पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में क्या होता है कि वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है, लेकिन उसने जब सारा पता किया मार्केट के बारे में तो उसको पता चल रहा है ये चीज कि लोग के जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा महंगा है ना, और उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है बजाय जितनी की उसकी पूर्ति हो रही है, ठीक है। साथ में अब वो क्या चाहता है, वो चाहता ये है कि लोग उसको खरीदें ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसके लिए काफी सही है। लेकिन उसने एक चीज और देखी, उसका जो मेन फोकस है वो किस चीज पर है, कॉस्ट पर है। जो एलोवेरा प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट पर है। उसने ये भी सोचा कि जो बाकी प्रतियोगी है, मतलब जो और उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, के मूल्य तथा उसकी संभावित प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाए कि जो कॉम्पिटिटर्स बाकी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मतलब जो फेयर एंड लवली आ रही है, जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं, वो उन कंपैरिजन में उसके रेट का उसने उस चीज का भी ध्यान रखा। साथ ही अब वो क्या बोल रहा है कि क्योंकि वो एक नए मार्केट में एंटर कर रहा है, उसको अभी इस चीज की जानकारी है बट उसने कभी उसमें काम नहीं किया है, तो उसने ये अनुभव किया कि जब तक उसका अभी अगर उसने कॉस्ट कम रखी, आप समझ रहे हैं, अगर अभी हमने प्रेजेंट में किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रखी, ठीक है, लोग उसको खरीदने लगेंगे, बट दिक्कत क्या है कि इतने कम प्राइस पर लोग बहुत लंबे समय तक उसका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि प्रतियोगी को, अब उसने एक और टेस्ट किया, जो बाकी उसके प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स थे, उसने उनके साथ उसकी जो गुणवत्ता थी, मतलब जो इसकी विशेषता है, उसको कंपेयर किया। तो इसलिए उसने अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट की, और साथ में ये सोचा कि अब हम कुछ टाइम के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो निशुल्क बांटेंगे, मतलब फ्री में बांटेंगे, तभी लोगों को ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है और हमारा एनवायरनमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आपको इसमें ये बताना है यहाँ पर कि पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको ये बोला जा रहा है अवधारणा की पहचान करो, मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। तो आप देखो कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पूरे जो केस स्टडी है इसमें प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पहले वाले का आंसर हो गया, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है प्रोडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। उसके बाद में सेकेंड वाले में आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो 4 फैक्टर्स में जो इस केस स्टडी से रिलेटेड है, फर्स्ट वाला जो फैक्टर है वो क्या है, मार्केटिंग मेथड। मार्केटिंग मेथड में मार्केट में उतरने से पहले उसने किस किस चीजों को देखा, एडवर्टाइजमेंट के बारे में और कंज्यूमर सर्विसेज के बारे में, अपनी ब्रांडिंग ऑल्सो इफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस, ये सारी चीजों को देखा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मार्केटिंग मेथड। सेकेंड वाला कंपटीशन इन द मार्केट, 4 बताने हैं। पहला क्या हो गया, मार्केटिंग मेथड, दूसरा हो गया कंपटीशन इन द मार्केट, व्हेन अ फर्म डज नॉट फेस एनी कंपटीशन, जब कोई भी फर्म के कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते। हमने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में ये कि जब भी किसी प्रोडक्ट के, किसी फर्म के कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होते तो और उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस सेट कर सकता है। पढ़ा था, याद आ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो जाकर देखो, थ्योरी में है,
ठीक है। तो सेकंड वाला क्या हो गया, कंपटीशन इन द मार्केट। जब आप क्या कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो ठीक है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होता है, बट जब लोगों को पसंद आने लगता है तो आप अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेट कर सकते हो। थर्ड वाला यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड में से मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि इन द केस ऑफ केस द प्राइस इज पुट टू हाई, मतलब आपके जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कस्टमर उसको खरीदना चाहता है, कस्टमर को वो पसंद आ रहा है तो वो उसे खरीद लेता है। चाहे जैसे मान लीजिए आपका एक जो वो आ रहा है वो आ रहा है 250 ग्राम, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, कि एक 250 ग्राम का डिब्बा आ रहा है और 250 ग्राम का डिब्बा कोई नहीं खरीद सकता, मतलब ठीक है अभी उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो वो क्या बोलेगा, ठीक है भैया कोई बात नहीं 100 ग्राम का डिब्बा दे दो। यही होता है, कोई घटिया प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर देता है। तो इसमें दूसरा क्या है, यूटिलिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद लास्ट आप फोर्थ लिख सकते हो, प्रोडक्ट कॉस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आप जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज इज इट्स कॉस्ट, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कौन कौन से इसमें चार हो गए, पहला वाला आप लिख सकते हो मार्केटिंग मेथड, दूसरा वाला कंपटीशन इन द मार्केट, थर्ड वाला यूटिलिटी एंड डिमांड और फोर्थ वाला प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 इस बार आपसे नहीं पूछा जाएगा, रीजन क्या है कि इसमें टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो आपको पता ही है कि ये इस बार के लिए हटा दिया है, इस बार नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर जा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी नहीं आएगा, रीजन कि इसमें आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाफिंग के प्रोसेस बताने आपको, स्टाफिंग के प्रोसेस इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और 2018 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें ये 25 वाला भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कैपिटल रिक्वायरमेंट इस बार आपके सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो ये आज हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो 2018 वाला। बच्चों प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलो प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के पेपर तो आपको करने ही है सॉल्व। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है। ऐसे आपको जल्दी जल्दी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे अब, जिनको जरूर देखो, अकाउंट्स के भी मिल जाएंगे और बिजनेस के भी मिल जाएंगे। जरूर देखो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कुछ भी चीज है, डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब डाउट कोई मन में मत रखो, कमेंट करो, बताओ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप मुझे वहां बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको वहां पे समझा दूंगी। किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ क्या प्रॉब्लम है, वहां पे हम समझ लेंगे, या फिर आप मुझे मेल करके बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। ऑल द बेस्ट, आप सबको कुछ भी चीज़ है, डाउट है, पूछो, पता करो क्या है, डाउट मत रखना मन में, और ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छा होने वाला है, डोंट वरी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।